हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानिट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम डेट वो अनाउंस हो चुकी है, ठीक है? वो 18, 19, 20 में आपको हो जाना है। 18, 19, 20 मई को प्रस्तावित है, वो उसी डेट में हो जाएगा। तो आज हम लोग जो इंग्लिश उसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उसको हम लोग पूरा खत्म करेंगे, ठीक है? तो एक-एक क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इसमें। आप लोग ध्यान से इसको कवर करिए और किसी भी बच्चे का इसमें बैक नहीं लगना चाहिए, ठीक है? हो सकता हो आपको इस साल में सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिले तो किसी का बैक नहीं लगना चाहिए। अगर किसी का भी बैक लग गया तो वो उस वैकेंसी से बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो सीधे हम लोग चलते हैं, समय ना गवाते हुए सीधे चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है, देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको हम लोग करेंगे कि कह रहा है ग्रामर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज। तो जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड, ये आपसे पूछ रहा है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। किस मेथड के नाम से? क्लासिकल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कह रहा है इनमें से कौन सा डिमेरिट है। डिमेरिट का मतलब अवगुण है, जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच का। तो स्टूडेंट गेट अ न्यू आइडियाज फ्रॉम देयर फॉलोज। तो जब वो कम्युनिकेटिव मतलब वार्तालाप करेंगे तो नए नए आइडिया पाएंगे, तो ये तो सही है इसके लिए। फिर क्या कह रहा है, दिस अप्रोच नेग्लेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये थोड़ा हद तक सही हो सकता है लेकिन अगले पढ़ेंगे। सी में कह रहा है स्टूडेंट ऑलवेज रिमेन एक्टिव इन क्लास। जब कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा तो एक्टिव तो रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी में कह रहा है स्टूडेंट डेवलप द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जब कम्युनिकेट करेगा तो स्पीकिंग, तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग उसकी डेवलप होगी। तो इसमें ए सी डी ये जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये इसमें निगलेक्ट करता है, रीडिंग एंड राइटिंग को निगलेक्ट करेगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। ये सेंटेंस क्या है, दिस इज द हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली। ठीक है, तो जो क्वाइटली है ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक, क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे पहचान करेंगे, जिसके लास्ट में एल एल वाई लगा होता है। 99% केसेस में ऐसे होता है, जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब होता है। तो इसमें जो क्वाइटली है ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये किसी वर्ब की विशेषता बताती है, तो ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताती है जो आपका एडवर्ब है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है, क्वाइटली इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस इट वॉज गेटिंग डार्कर। इसका सेंटेंस ये कह रहा है कि किस टेंस में ये लिखा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इट वॉज गेटिंग डार्कर, वाज है, वाज यावर पास्ट में आता है, पास्ट और इसके साथ आईएनजी फॉर्म है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस ऑप्शन में कहाँ दिया है पास्ट, जो ऑप्शन सी में दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वी वेयर ऑफ डैश, सॉरी, वी वेयर डैश डॉग्स। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कौन सा प्रीपोजिशन इसमें फिल होगा, समझ में आया। तो ये कह रहा है पांचवे में कि कौन सा इसमें प्रीपोजिशन फिल होगा। फ्रॉम है, ऑफ है, टू है और बिटवीन है, लास्ट में ये बिटवीन है। ठीक है, तो वी अवेयर ऑफ डॉग्स होता है, वी वेयर ऑफ डॉग्स होता है। जैसे कहीं आप लोग जाते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, तो उसकी जो इंग्लिश होती है वो होता है वी वेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचवा। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर ही है, तो इसको आप लोग करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ठीक है, यहाँ क्लासिकल मेथड लिखा है, टीचिंग इंग्लिश, क्लासिकल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो जो क्लासिकल मेथड है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्लासिकल मेथड है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसको हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, तो एच ई पाल्मर जो है, एच ई पाल्मर, तो इन्हीं के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव योर, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो आपकी क्या इंप्रूव करता है, ठीक है, आपके अंदर क्या वो इंप्रूव करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो कम्युनिकेटिव करेंगे तो राइटिंग का उसका कोई मतलब होगा नहीं, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, नन ऑफ दिस। तो जब बात करेंगे आप दूसरों से तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल होगी, मतलब कोई वर्ड के प्रोनाउंसिएशन करने की जो स्किल होगी, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, ये आपको इनहेंस करेगा, ये इंप्रूव करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर, तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह रहा है कि इसमें से कौन सा इसका प्रकार है, तो टाइम भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, पर्पज का भी होता है, कंडीशन का भी होता है। तो ऑप्शन डी इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर, तो जो कह रहा है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें से कौन कौन है, तो एज लॉन्ग एज ए बी है, ऑल्दो ए बी उसमें आता है, एज इफ का मीनिंग जो होता है मानो, तो ए बी उसी में आता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ गुड प्लान फॉर पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, अ गुड प्लान फॉर पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। अगर आप पिक्चर कंपोजिशन कह रहा है, पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है, इसमें आपको एक फिगर दे दिया जाता है और उस फिगर के माध्यम से आपसे ये कहा जाता है कि इसमें देख करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ये जो आप सीबीएसई बोर्ड वगैरह में जो 10th के पेपर आते हैं उसमें ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें उसमें बहुत ध्यान से देना देखना होता है, तो इसमें कह रहा है क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो इंट्रोडक्शन ध्यान देना चाहिए, बॉडी ऑफ कंपोजिशन की मेन बॉडी क्या है, ये आपको कह रहा है कि ध्यान देना चाहिए उसमें, इसमें ध्यान देना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, कंक्लूजन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये इसका राइट आंसर होगा। इन सभी चीज़ों पर जब हम कंपोजिशन पिक्चर कंपोजिशन राइटिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट, 11 का आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर, ठीक है। तो जो गाइडलाइन कह रहा है कि क्या गाइडलाइंस होते हैं जब हम डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन करते हैं, तो उसमें क्या गाइडलाइन होता है। तो कह रहा है कि स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पिक्चरों का बहुत जो पिक्चर दिया होता है उसका बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं। हाँ सही है बिल्कुल। नाउ वाइडन द फोकस, अब कह रहा है कि और अच्छे से फोकस करना चाहिए हमें पिक्चर को, क्या क्या चीज़ें उसमें दी है उसके हिसाब से लिखना चाहिए, ये भी सही है। द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन, जो कंक्लूजन है उस पिक्चर पे बेस्ड होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी में कह रहा है ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन करते हैं तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, कह रहा है लेटर कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर, कितने तरह के लेटर होते हैं। तो लेटर दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, ध्यान रखिएगा। अब दो तरह के कौन कौन होते हैं, एक फॉर्मल होता है, क्या होता है, एक फॉर्मल होता है, फॉर्मल, ठीक है, और एक होता है इनफॉर्मल, क्या होता है, इनफॉर्मल, ध्यान रखिएगा। दो तरह के लेटर होते हैं, तो ये कह रहा है दो तरह के लेटर होते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर, कह रहा है कि जब आप लेटर लिखते हैं तो उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, एक अच्छे लेटर के क्या क्या गुड कंटेंट होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो हेडिंग होना चाहिए उसमें, हाँ सही, ये भी है। ग्रीटिंग भी होना चाहिए, ये भी सही है। बॉडी ऑफ लेटर मतलब किसके बारे में लिख रहे हैं, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन डी में कह रहा है ऑल ऑफ दिस, हाँ, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारी चीजें उसमें जब आप लेटर लिखते हैं तो ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हु सेज टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, कह रहा है इनमें से ये किसने कहा है पढ़ाने के लिए वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस, हमें अपना एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए, ऑलरेडी गेन्ड स्टार्टिंग पॉइंट आवर वर्क, जो हम लोग पहले से ही हम लोग हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो अगर हम टीच करते हैं उन सब का यूज़ करना चाहिए। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन जो आपने कहा है वो कहा है
रेबर्न ने कहा है। किसने कहा है? रेबर्न। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आपके, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आप लोग याद रखिए, बाकी ऑप्शन से नहीं लेना देना है। ऑप्शन ए रेबर्न वही सही है। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द पॉपुलर फॉर्मेट आर हर्बेटियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, इवोल्यूशन अप्रोच, डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो 16 में कह रहा है तो हर्बेटियन अप्रोच ये पॉपुलर अप्रोच ये भी है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो हर्बर्ट का पंचपदी प्रणाली आपने पढ़ा होगा, तो उसी के थ्रू इसको पढ़ाया जाता है। मॉरिसन अप्रोच भी पॉपुलर है, इवोल्यूशन अप्रोच भी है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ये सब पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं। जब आप टीचिंग करेंगे तो उसमें एप्टीट्यूड पढ़ाने का जो होता है वो इसमें सब ये आपके पॉपुलर अप्रोच हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। जो कह रहा है कि पढ़ाने से पहले जो टीचिंग एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब कोई चीज़ आप करते हैं तो प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो कह रहा है कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, किसी चीज़ की योजना बनाना। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल इज। कह रहा है कि बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल इज। ये कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये कह रहा है ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 में कह रहा है वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज अ। एक कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, फिर कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस है, मिक्स मिक्स सेंटेंस है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ये कैसा सेंटेंस है? ये कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्योंकि कंजक्शन आपका दैट आया है, ध्यान, ये इसे जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर। कह रहा है टेंस कितने तरह के होते हैं। तो टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस होते हैं, सब लोग जानते हैं, 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं। क्लियर? उसमें 4 कैटेगरी और होते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन डी होगा 3, वो राइट आंसर होगा। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर। कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस कितने तरह के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कोई भी टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वो 4 तरह के फिर कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है। तो इसके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 4 तरह का होगा। क्लियर? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये 4 टेंस होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर। तो फ्यूचर टेंस भी कितने तरह का होगा? ये भी 4 तरह का होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, अब ये भी आपसे पूछा, पास्ट टेंस डिवाइडेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होगा, लेकिन इसमें नहीं दिया, तो ये तीनों को शामिल है, ये 3 तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू। जो फ्यूचर टेंस होता है वो डिवाइड होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन डी आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इन सब में डिवाइड होता है। क्लियर? फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर। ठीक है, प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो प्रीपोजिशन होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। तो फैक्ट है, चीज़ें आप लोग याद रखिए, जैसे टाइम प्रीपोजिशन, टाइम का प्रीपोजिशन, प्लेस का होता है, अलग अलग तरह के इस तरह से होते हैं। तो टोटल मिला के 5 तरह के होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है सम जनरल प्रीपोजिशन आर। कह रहा है कुछ जो जनरल प्रीपोजिशन है वो आपसे पूछ रहा है, जो कॉमन यूज होते हैं वो पूछ रहा है। तो एट भी है, ठीक है, ऑन भी है, फॉर भी है, तो ये तीनों है, ये जनरल प्रीपोजिशन के थ्रू आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। कह रहा है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो इसमें से किस तरह के होते हैं। कॉम्युलेटिव, कॉम्युलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब जैसे कि कोई चीज़ अल्टरनेटिव हो,
ऑप्शन मतलब दो तरह से हम उसको चूज कर सकें। एडवर्सटेटिव को मतलब जो विरोधाभास चीज़ें बताती हों उनको एडवर्सटेटिव बोला जाता है। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी तरह के होते हैं, जो क्वाड्रेटिक कंजंक्शन होते हैं सभी तरह के होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 में कह रहा है वी शैल कम एन आवर। तो आप जैसे किसी से कहेंगे वी शैल कम इन एन आवर, कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा ऐसे आप बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है द बस वाज पासिंग अ डैश टनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है द बस वाज पासिंग अ टनल। तो जब कोई भी चीज किसी से होके गुजरता है तो वहां थ्रू आता है। जैसे ऐसे बोल दे कि राम वाज गोइंग थ्रू अ जंगल, राम वाज गोइंग थ्रू जंगल। तो जंगल के बीचों बीच से या जंगल से पास हो रहे हैं तो थ्रू आता है। तो ये जो बस है वो टनल से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? टनल से। तो थ्रू आएगा, ध्यान रखिएगा, क्या आएगा? थ्रू आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ही इज नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल फॉर द पोस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। एलिजिबल फॉर होता है, एलिजिबल के साथ क्या आता है? फॉर आता है। एलिजिबल फॉर कह रहा है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है ही इज वेरी डैश, ही इज हैप्पी, ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी। कह रहा है कि वो बहुत गरीब है फिर भी वह बहुत हैप्पी है। ऐसा बोला जाता है कि वह बहुत गरीब है फिर भी बहुत हैप्पी है। तो दो अपोजिट चीजें आ रही हैं, तो अपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है? बट आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है? बट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है सुभद्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। कह रहा है कि सुभद्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। कह रहा सुभद्रा केवल ऑनेस्ट ही नहीं है लेकिन वो जेंटल भी है। इज वो कैसा सेंटेंस है? मिक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड है। ऑप्शन बी में कंपाउंड था, डी में कॉम्प्लेक्स है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी मतलब कंपाउंड होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको कॉम्प्लेक्स में करना है। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि जो न्यूज है उसके आने की वो सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। ठीक, तो जब आप इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो दैट से ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन सी में जो है द न्यूज दैट ही कमिंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ये फ्यूचर में दे दिया है इसलिए गलत है। और ये कह रहा है द न्यूज ऑफ दैट, ये भी फ्यूचर में बना दिया है इसलिए ये नहीं गलत, ये गलत हो गया। ध्यान रखिए, इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और ये भी गलत हो गया, ये भी फ्यूचर में बनाया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। इसको कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसको करना है। कह रहा है व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। कह रहा है कि जब सन डूब गया हम घर वापस आ गए। इसका आपको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो 34 का इसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस जो बनाएंगे तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। एंड से ऐड कर दीजिए इसको, दोनों सेंटेंस को। द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? इसके ऑप्शन सी और डी इधर है तो इनसे कोई लेना देना नहीं, तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ है, कह रहा है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज रिएक्शन अगेंस्ट। जो डायरेक्ट मेथड टीचिंग है वो केम एज रिएक्शन अगेंस्ट, मतलब किस रिएक्शन के अगेंस्ट ये आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है किस जो टीचिंग मेथड है टीचिंग इंग्लिश केम एज रिएक्शन अगेंस्ट। तो ये आया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से आया था। किससे आया था? ट्रांसलेशन कम ग्रामर से आया था, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग देखिए बढ़िया से और चीज़ों को सही करिए। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो किससे रिलेट करता है? तो वर्ड पैटर्न से करता है, सेंटेंस पैटर्न से करता है। ऑप्शन सी में कह रहा है बोथ है, ने भी। और डी में कह रहा है लेटर पैटर्न से।
तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो किससे रिलेट करता है, वर्ड पैटर्न से भी करता है और सेंटेंस पैटर्न से करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बोथ। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। तो ध्यान रखिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। ठीक है, तो डिफर, डिफर का मतलब होता है कि अंतर होना। तो डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली, नन ऑफ दिस। तो जो एडजेक्टिव होगा 37 में कह रहा है कि एडजेक्टिव डिफर का जो है एडजेक्टिव है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ए जो सी है ये डिफरेंटली एडवर्ब होगा, डिफरेंस जो है वो नाउन होगा। ठीक है, तो ए जो है इसका एडजेक्टिव होगा। 38 में कह रहा है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। कह रहा है कि दो प्रोडक्टिव स्किल्स क्या हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पीकिंग और राइटिंग, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके जो हैं प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है द बुक्स आर डैश द टेबल। तो कोई चीज जब किसी के ऊपर रखी जाती है तो ऑन का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ऑन का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द बुक, द बुक्स आर ऑन द टेबल। जो किताबें हैं कहाँ रखी हैं, टेबल पे रखी हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास द बॉयज एंड द बॉयज एंड गर्ल्स ऑन योर क्लास। कह रहा है इस इन बनानास को, इन केलों को बांट दो किसके बीच में, बॉयज, लड़कों और लड़कियों के बीच में। तो मतलब बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं उनके बीच में इसको बांटना है। तो जो एमंग होता है, जब दो या दो से अधिक अधिक लोगों के बीच में बांटना होता है चीजों को, तो एमंग का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्लियर। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न। फिर वही क्वेश्चन आ गया, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस, बोथ ए एंड बी, लेटर पैटर्न। ठीक है, तो बोथ यही होगा। क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2020 में भी पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। तो अफेक्शन फॉर होता है, ठीक, किसी से स्नेह होना, किसी से प्रेम होना, कहते हैं ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, उनका मेरे प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, फॉर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कह रहा है कि कौन सी इसमें प्राइमरी जो प्राथमिक स्किल होती है वो डेवलप होता है थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है तो इसमें से कौन सी प्राइमरी स्किल डेवलप होती है। ठीक है, तो इसमें रीडिंग एंड राइटिंग की जो स्किल होती है, क्या, रीडिंग एंड राइटिंग की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल जब ग्रामर के थ्रू पढ़ते हैं तो ये डेवलप होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसे नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। ये सब फैक्ट है, आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे से। ठीक, इतना कर लीजिए आप, तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 फिर रिपीट हुआ है, देखिए फिर रिपीट हुआ, बी वेयर डैश डॉग्स। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है बी वेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, कुत्तों से सावधान, ऐसे आप लोग बोर्ड देखते होंगे तो वहाँ बी वेयर ऑफ डॉग्स लिखा है, कुत्तों से सावधान इसका मीनिंग होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है हु डेवलप्ड द डिस्ट्रिक्ट सॉरी हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड किसने डेवलप्ड किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैक्सिमिलियन वर्लिड्स, ये जो है मैक्सिमिलियन वर्लिड्स जो हैं, ये इन्होंने डायरेक्ट मेथड को डेवलप किया था। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर। कह रहा है कि जो सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स है वो क्या है। तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो आपका सेकेंडरी लैंग्वेज है, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल है। ठीक है, तो रीडिंग एंड राइटिंग ये आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल में आती है। क्लियर, ओके।
क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है सी इज एलिजिबल। फिर ये क्वेश्चन इसी तरह के आ गया, सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो एलिजिबल फॉर द पोस्ट होता है, ध्यान रखिए, एलिजिबल के साथ फॉर आता है, ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन होते हैं, ये कई कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है डाइस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कह रहा है इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग को एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाता है, ठीक है, तब प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के प्रैक्टिकल पार्ट को इसमें से कौन सा चीज़ों को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। तो ये जो है ये आपके जो लैंग्वेज लर्निंग को एक्सेलरेट करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है द मेथड इमर्ज्ड एज रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर। कह रहा है कि जो मेथड इमर्ज आया है, इमर्ज का मतलब उभर के आया है, एज अ रिएक्शन ऑफ वेरियस डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के अलग अलग डिमेरिट से कुछ चीज़ें उभर के आई हैं, ठीक है। उस ट्रांसलेशन मेथड को क्या कहते हैं, बायलिंगुअल मेथड कहते हैं, प्ले एंड लर्न मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, या साइंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्ट मेथड होता है इसी को जो रिएक्शन ऑफ वेरियस डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ये चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, डायरेक्ट मेथड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर हम लोग समझेंगे अगले क्वेश्चन को। 51 डाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। कह रहा है इनमें से, इसमें कह रहा है कि डाइस इज, इसमें इसमें से आपको ये ढूंढना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का, इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा इसमें फैक्टर है, एवोल्यूशन, लिमिटेशन, डिस्कशन और रिड्यूसिंग मिस्टेक्स। तो इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का जो सबसे अच्छा तरीका है इसमें वो क्या है, डिस्कशन, क्या है, डिस्कशन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में आया है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कह रहा है कि जब लैंग्वेज लैंग्वेज हम सीखते हैं तो इनमें से इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे इनको पहले क्या हमें सीखना चाहिए उसके बाद क्या सीखना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 52 में सबसे पहले हम लोग, हमारे अंदर सुनने की क्षमता आनी चाहिए, फिर बोलने की क्षमता आनी चाहिए, जब सुन लेंगे बोल लेंगे फिर रीड करेंगे और लास्ट में फिर राइटिंग करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑर्डर पूछता है, ये ऑर्डर भी कई बार पूछा है आपसे आपके एग्जाम में, तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर राइटिंग, और फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, ये आपके ऑर्डर है। क्लियर। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है एंटोनिम्स ऑफ बून इज, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बून का एंटोनिम क्या है, बून का मतलब क्या होता है, बून का मतलब जैसे होता है वरदान, क्या होता है, वरदान। तो इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कर्ज, कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, अगर आप चीज़ें इतना और अच्छा करें, ठीक है, तो आप आगे भी ये चीज़ें आपको काम देंगी, सुपर टेट वगैरह में भी ये चीज़ें आपको, जैसे जो प्रीपोजिशन है और सारी चीज़ें काम आपके आने वाली हैं। क्लियर। तो मेहनत से पढ़िए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है हाउ मेनी सिलेबल आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। कह रहा है कि पॉपुलेशन में कितने सिलेबल हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो पॉपुलेशन जो है 4 सिलेबल का है, कितने सिलेबल का है, 4 सिलेबल का है। क्लियर। अब ये सिलेबल क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन, ठीक है, आप पॉपुलेशन लिखेंगे ऐसे POPULATION ऐसे आपने लिखा, तो इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन, पॉप ऐसे पढ़ते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है, POPU, पॉपू ऐसे पढ़ते हैं ना, पॉ एक हो गया, पुलेशन, लेशन, ठीक है, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ, तो ये 4 सिलेबल के होते हैं पॉपुलेशन। क्लियर, ऐसे इसको पता करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है इफ आई वर अ रिच मैन आई डैश यू, ठीक है। अगर मैं एक अच्छा, कह रहा है कि अगर मैं रिच मैन होता तो मैं आपकी डैश करता, ठीक है, क्या करता, हेल्प करता, क्या करता, आई
55 में कह रहा है कि इफ आई वर रिच मैन, अगर मैं रिच आदमी होता तो क्या मैं करता, आपकी आपकी हेल्प करता। तो वुड हेल्प होगा, ऑप्शन ए इसका यहाँ आई वुड हेल्प करता, कि मैं आपकी हेल्प करता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है वी हैव ओन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो कह रहा है वी हैव ओन द टेंस, सिंपल सेंटेंस है तो ये पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो यहाँ देखिए नॉट आया है, क्या आया है, नॉट आया है, डिड नॉट आया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कह रहा है इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो राजन इज क्लेवर, तो राजन एक सिंगुलर है, इज आया है, क्लेवर, तो ये सही है, ऑप्शन यही ये सही है। ठीक है, राजन के साथ आर लगा दिया है, गलत है। फिर राजन क्लेवर, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है विच टाइप ऑफ टीएलएम कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग। टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग में यूज होता है, कलर, फूड, फ्लावर, तो ये सब यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ये सारी चीजें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन आर, कह रहा है कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कंजंक्शन कितने टाइप के। तो कंजंक्शन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने, 4 टाइप के। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है उसके पास 3 कारें हैं, उसके पास 3 कारें हैं, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ही हैज 3 कार्स, क्या होगा, ही हैज 3 कार्स। तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है वह स्कूल कभी नहीं जाता है। ठीक है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ट्रांसलेशन है तो ही नेवर गोज टू स्कूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ही नेवर गोज टू स्कूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है हाउ हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लास आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लास आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितने होते हैं, तो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। क्लियर। 64 में क्या कह रहा है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। किस मेथड के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल। ध्यान रखिए, फैक्ट है चीजें, जहाँ समझाने वाली चीजें मैं समझा रहा हूँ, ये फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिए। 65 में कह रहा है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, जो डायरेक्ट मेथड है उसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुआ है या कहाँ से हुआ है। तो इसका कहाँ से हुआ, फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ, फ्रांस से। क्लियर। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 66 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें से कौन सा जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें आपको फिल करना है। ये कह रहा है कि मुश्किल, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, मुश्किल से मैं स्टेशन पे पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई। तो हार्डली के साथ क्या आता है, देन नहीं आता, व्हेन आता है। फिक्स फिक्स होता है कंजंक्शन, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। तो हार्डली के साथ व्हेन आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेम वर्ब फ्रॉम द पोजेशन, कह रहा है कि पोजेशन का इसमें आपको वर्ब फॉर्म लेना है। क्या लेना है, वर्ब। ठीक है, ये ना है नाउन, तो इसमें आपको वर्ब लेना है। तो जो वर्ब होगा वो क्या होता है, पॉजेस। पॉजेस का मतलब रखना होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 68 में कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है इनमें से आपको चूज करना है कि ये कंप्लीट करता है। वन मस्ट डू, कह रहा है हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो वन के साथ जो अपने के लिए आता है वो क्या आता है, वंस आता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, H.E. पाल्मर के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो कहाँ से, सुनने से। जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो वहीं से शुरू होती है लैंग्वेज की लर्निंग। क्लियर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है फोनोटिक्स इज द साइंस ऑफ, फोनोटिक्स में कह रहा है किसका अध्ययन किया जाता है, किसका साइंस होता है। तो जो फोनोटिक्स का मतलब साउंड होता है, इसमें साउंड का स्टडी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, तो जो एडजेक्टिव है सक्सेस का वो क्या होगा, ठीक है। तो जो सक्सेस का एडजेक्टिव होगा वो होगा सक्सेसफुल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है, इस तरह से एक कहावतें जो होती है तो इंग्लिश में भी होती हैं। तो कह रहा है कि डैश नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इसका जो पूरा होता है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग होता है, कि जो कम जानकारी होती है वो खतरनाक होती है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। तो ये सही होता है। तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, उन्होंने उनसे कहा आई विल लीव यू नाउ, आई विल लीव यू नाउ, मैं अब आपको आपसे साथ जा रहा हूँ या आपको छोड़ रहा हूँ, का सही इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ सेड टू आया है, सेड टू को हम टोल्ड में करते हैं, तो ही टोल्ड देम, ठीक है, दैट, और जो बिल होगा वो पास्ट में जाएगा तो वुड हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, ठीक है। ही सेड टू देम दैट ही वुड लीव देम नाउ, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि टीबी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज, जो टीबी है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इंग्लिश में, वो किस टाइप का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो टीवी से आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ऑडियो वीडियो दोनों है ये टीवी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 77 में कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज, तो टुमारो को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं द नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोनों एक ही सेंस होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डायरेक्ट मेथड कम्युनिकेटिव मेथड ऑल ऑफ दिस। तो ये जो अप्रोच है, मेथड ये पूछ रहा है आपसे, वो कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये क्या है, सारे मेथड्स हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझ, क्या होता है समझ, ठीक है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग रिटन पेजेस, फिर बी में कह रहा है एक्सप्लेनिंग रिटन पेजेस, ठीक है। तो सिंपली जो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY स्कीम चीज, कह रहा है इस स्कीम के अंदर क्या स्पेशल बेनिफिट है, क्या लाभ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 79, तो नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें जो है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ये इसके लाभ है, तो कोई भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत यहाँ नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है सब ऑर्डिनेट क्लास आर, जो सब ऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो एडजेक्टिव क्लास होते हैं, एडवर्ब क्लास होते हैं, नाउन क्लास होते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी जो होते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है एडवर्ब क्लास आर, जो एडवर्ब क्लास होते हैं वो कौन से होते हैं। तो टाइम का होता है, प्लेस का होता है, पर्पस का होता है, या ऑल ऑफ दिस का होता है। तो ये सभी हैं, टाइम प्लेस पर्पस, ये तीनों के होते हैं एडवर्ब क्लास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इज, कह रहा है कि मैंने वो बुक पाया जो मैं खो दिया था। एक कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ये जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड, ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर क्या है 83 में कह रहा है ही सा द डेंजर एंड पॉज्ड, उसने वो डेंजर देख करके रुक गया, ही सा द डेंजर, उसने डेंजर देखा एंड पॉज्ड और रुक गया। इज कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये भी है कंपाउंड सेंटेंस, ध्यान रखिएगा ये भी है कंपाउंड सेंटेंस, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है हाउ मेनी मिनिमम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सॉरी, हाउ मेनी मिनिमम सबऑर्डिनेट क्लास आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने मिनिमम क्लास हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 84 में यही आपसे पूछ रहा है। तो मिनिमम 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम होंगे वो कितने होंगे, कम से कम 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 85 में कह रहा है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास आर, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। डी में कह रहा है अलाउ दी। तो ये सभी तरह के सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। 86 में कह रहा है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है। विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लास फाउंड, कह रहा है किस तरह का ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। ठीक है, 86 में कह रहा है, तो एक ऐसा क्लास है, ये नाउन क्लास है। कैसा है, नाउन क्लास है, ध्यान रखिएगा, ये नाउन क्लास है। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है योग सूचक ट्रांसलेशन है। योग सूचक, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, जो कॉम्युलेटिव होता है, कॉम्युलेटिव का मतलब चीज़ों को ऐड करना, इकट्ठा करना। तो ये कॉम्युलेटिव जो होता है योग सूचक ट्रांसलेशन। ठीक है, ध्यान रखिए। 8वें में कह रहा है इलेटिव कंजंक्शन आर। जो इलेटिव होते हैं वो कौन सा कंजंक्शन होता है, देयरफॉर, सो, हेंस, ऑल ऑफ, ऑल द एबव, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो 88 का जो है ऑल ऑफ एबव है, ये इनको इलेटिव कंजंक्शन सभी हैं। क्लियर। 89 में कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, टू मेंटेन अ इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 89 का जो होगा टू मेंटेन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये कह रहा है लिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज का है, स्टडी किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है, ह्यूमन। ठीक है, मानव भाषा का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। 91 में कह रहा है विच रिस्पेक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, कह रहा है विच इज अ रिसेप्टिव स्किल, कौन सा इसमें रिसेप्टिव स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो लिसनिंग जो है हम लोग किसी से रिसीव करते हैं, जो कोई चीज़ बोलता है वो सुनते हैं, तो इसीलिए इसको रिसेप्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिसेप्टिव बोला जाता है। तो जो लिसनिंग होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। 92 में कह रहा है एडवर्ब ऑफ कोवर्ड इज, कोवर्ड, कोवर्ड का एडवर्ब पूछ रहा है। कोवर्ड का मतलब होता है कायर। ठीक है, तो कोवर्डली जो होगा इसका एडवर्ब हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है एंटोनिम्स ऑफ बोन इज। बोन का मतलब फिर वही पूछ लिया, ये ऑप्शन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है। बोन का मतलब होता है वरदान, तो कर्स का मतलब होता है अभिशाप, इसका अपोजिट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है एज वेल एज इज कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्बेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये कॉम्युलेटिव कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन है। क्लियर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 95 में कह रहा है एडवर्ब क्लास आर। जो एडवर्ब क्लास होता है वो कौन सा क्लास होता है, इसमें कौन सा क्लास है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि व्हेन राजन केम हियर आई वाज स्लीपिंग, ये भी एडवर्ब क्लास है। आल्दो ही इज पुअर, यहाँ भी आल्दो का यूज हुआ है। ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, ये भी एडवर्ब क्लास है। आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, ये भी एडवर्ब क्लास है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, 96 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सी सेड द वर्ड वर फ्लाइंग इन द स्काई, उसने कहा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। ठीक है, ये आपसे कह रहा है। 96 में कह रहा है कि इसमें सी सेड दैट द वर्ड वर फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये ऑप्शन सही होगा कि उसने कहा कि जो चिड़िया है वो आकाश में उड़ रही थी। ठीक है, तो चिड़ियों के साथ वर आया है, सही है, फिर उसके साथ एनजी वाला फॉर्म आया है, ये भी सही है। सी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, उसने कहा कि चिड़िया उड़ रही हैं, तो कहा उड़ रही हैं, तो ये सेंस नहीं बैठ रहा है। सी सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, उसने को कहता है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये भी सेंस नहीं सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यही ध्यान रखिएगा। सी सेड, उसने कहा दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, उसने कहा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, दिस, दिस, नाउ, ऑल ऑफ दिस। तो डायरेक्ट स्पीच में ये तीनों यूज होते हैं, दिस, दिस, नाउ, ये तीनों यूज होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 98 इसका लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें से कौन सा
डायरेक्ट स्पीच है? दैट, दोज, दैट दे या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ऑप्शन है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, ठीक है। दैट डे, जैसे मान लीजिए कि टुडे का दैट डे हो जाएगा या टुमारो का दैट डे हो जाता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरे 98 क्वेश्चंस किए, ठीक है। इतना आप लोग करिए, काफ़ी मेहनत से करवाए गए हैं, इतना आप लोग करिए और इतना विश्वास मानिए कि अगर आप इसको कर लेंगे बढ़िया से, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में हेल्प तो करेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपको यहाँ से मदद मिलेगी, ठीक है। तो इतना कर लेंगे तो भी हमें लगता है कि आप लोग पास हो जाएंगे, पासिंग मार्क आ सकता है अगर ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। तो और भी क्लासेस इस चैनल पे और भी क्लासेस मैथ्स साइंस के और भी जो वन शॉट लिए गए हैं उसको आप लोग देखिए, ठीक है, और चीज़ों को सही करिए, ठीक। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह भी जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।